गद्दारी की। न मैं किसी को डराता हूं और न किसी से डरना चाहता। कभी मोदी जी की तरफ से आपको कोई डांट वांट पड़ी है? केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह 17 से 22 अक्टूबर के बीच बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल कर आए हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद लगातार अपने मंत्रालय में क्या नया नया प्रयोग हो सकता है इसमें लगे हुए हैं। जैसे कि बांस से कैसे कपड़ा बने, या फिर वो रुई जो है मदार से कैसे हासिल की जा सके, जो कि सामान्य रुई की तुलना में 5 गुनी ज्यादा गर्म होती है, और इन सब से अंततः किसानों का कैसे फायदा हो। गिरिराज जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कैसे इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप मैनेज करते हैं कि एक तरफ तो आप बिल्कुल उग्र हिंदुत्व लीडर के तौर पर जो है आपके एक से एक एग्रेसिव बयान, और दूसरी तरफ अपने मंत्रालय में क्या इनोवेशन नया लाया जाए, क्या कौन से ऐसे नए प्रोडक्ट लाए जाएं, इन दोनों को कैसे सिंक्रोनाइज कर लेते हैं आप? गांव में कभी आपने देखा होगा कि पहले जो चावल बनता था वो लोग पैर से हाथ से कूटते थे, एक तरफ निकालते थे, बच्चे को भी ठीक से देखते, महिलाएं देखती थी। तो जब आपका ध्यान अपने मिशन की ओर हो और जिसका प्रधानमंत्री 20-20 घंटा काम करे, उसका मंत्री स्वतः है कि वो काम करने के लिए प्रेरित रहता है, किसी और से नहीं, अपने प्रधानमंत्री से। आपने मंत्री के प्रेरित होने की बात की प्रधानमंत्री से, तो मंत्री तो आप नीतीश कुमार की सरकार में भी थे जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं। तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्रित्व काल और मोदी जी का प्रधानमंत्रित्व काल, दोनों की लीडरशिप के बीच क्या फर्क पाते हैं आप? वैसे तो मुझे आपको नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपने पूछ दिया है तो मैं तुलना नहीं करूंगा। क्या तुलना करने के लायक नहीं है? तुलना करने के लायक, मैंने तो सिर्फ लीडरशिप के स्टाइल के बारे में पूछा एज एडमिनिस्ट्रेटर। मोदी जी एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी है, एक विजनरी भी है। नीतीश जी के साथ काम किया, सच कहूं तो उस समय कार्यकाल में मैं अर्ली जो पहला और दूसरा रहा, उसी में मैंने उनके साथ काम किया। 13 को हट गए, 13 में हम उनके साथ, उसके बाद कभी काम नहीं किया। लेकिन 13 तक उनके विजनरी और काम करने में कभी उन्होंने किसी को अड़चन नहीं डाला। लेकिन मोदी जी नए नए प्रयोग को, उनसे अच्छा लिसनर हमको नहीं मिला। जो लिसनर होता है यानी वो दूसरे के चीजों को भी सुनने की क्षमता रखते हैं। नीतीश कुमार नहीं सुनते थे? नीतीश कुमार जी के साथ मेरा उस तरह का इंटरेक्शन नहीं हो पाया। मंत्री जरूर थे, मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे हटने के बाद भी मेरे प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मेरे काम की तारीफ की है। अब तो नहीं रहे स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी, किसी न किसी कारण से मेरे उतने अच्छे नहीं रह पाते थे ताल्लुकात, लेकिन दोनों ने मेरे काम करने के तौर तरीके को सराहने का काम किया है और मेरे प्राइम मिनिस्टर से कहा है। इसलिए मैं दोनों को धन्यवाद देता। एक तो इस दुनिया में नहीं है कि कम से कम ये तो है कि किसी के काम की भी तारीफ करना। गिरिराज जी, सुशील मोदी पे बात याद आई, अब नहीं रहे, आपने खुद भी कहा। एक समय बिहार की राजनीति में आपको जो है लोग सुशील मोदी का लठैत कहते थे, उनका हनुमान कहते थे, और वहां से आपने जो ट्रांजिशन मारा सीधे नरेंद्र मोदी के जो आप हनुमान बने, ये ट्रांजिशन कितना इजी था आपके लिए? मेरे लिए बिल्कुल इजी था, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी के साथ हम काम करते हैं उस आइडियोलॉजी में जब हम बिहार के मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, नीतीश कुमार जी मेरे मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और मुझे ये कहने में, मैं अंतिम बार आपके साथ बाइट भी दिया था
और उसके बाद मैं बिहार में मंत्री भी नहीं रहा, पता नहीं। 2013 के जून की वो तारीख थी जिस दिन आप हम अहमदाबाद में बैठे थे। हाँ, और वही फोन आया कि जो सरकार से बर्खास्त कर दिया गया आप लोगों को। तो उस समय कुछ लोगों को बर्खास्त किया गया था, कुछ लोग बचे हुए थे। तो हम फ्लाइट में चढ़े मंत्री बन के, उतरे बिना मंत्री के। लेकिन नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए जिस आइडियोलॉजी में संघ का एक स्वयंसेवक होने का मुझे फक्र है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये दोनों मेरे लिए मेरे जीवन में कुछ सीख दी है। और वही सीख से मैंने बाएं देखा न दाएं देखा, और उसके लिए मेरे नजर में नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई प्राइम मिनिस्टर होने वाला दिख नहीं रहा था। कई लोग हमसे दुखित भी थे, चाहे पार्टी को हो या पार्टी के बाहर के, कुछ अब नहीं रहे, कुछ हैं। और देश की जनता धीरे धीरे पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे कि बैलेट से चुने गए बाद में, और देश ने पहले प्रधानमंत्री मान लिया नरेंद्र मोदी को। ये मुझे लगता है आजादी के बाद ये पहला मोड़ था, राजनीतिक मोड़, बदलाव। और उसमें मैं अपने आइडियोलॉजी के साथ कहते रहा कि जो भारत का विकास भी करेगा और जिसके पास राष्ट्रीयता की हाथ में ध्वज भी रहेगा। तो ये दोनों नरेंद्र मोदी में था, और देश को अच्छा लगने लगा। और देश 13 में मुझे लगता है कि इनको कमान सौंपा गया प्रचार प्रसार का, लेकिन जनता 14 के पहले ही प्रधानमंत्री मान लिया। ये बताइए, आपने कब ये तय किया, चूंकि आप बिहार में थे, नीतीश कुमार की सरकार में थे, कि अब तो बिल्कुल मोदी जी के साथ हो जाना? कहीं वो 2010 का वो दिन तो नहीं जिस दिन नीतीश कुमार ने अपने घर पर, बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव थी, मोदी जी सहित सभी लोगों को इनवाइट किया था, बड़े नेताओं को, और फिर जो उन्होंने अचानक वो डिनर कैंसिल कर दिया था? कहीं वो ट्रिगर पॉइंट था या? वही वो ऐसा पॉइंट था कि मैं उसको कह नहीं सकता, क्योंकि कार्यकर्ता चाहता था कि कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। और स्वर्गीय अरुण जेटली जी हमारे प्रभारी थे, और उन्होंने मुझे 10 में मंत्री बनाया था। उन्हीं के नेतृत्व में बने थे। कौन बनाया, नहीं बनाया, पार्टी ने बनाया, लेकिन उनके लीडरशिप मंत्री में। तो पहले भी आप बन गए थे? पहले भी बने थे, लेकिन प्रभारी अरुण जेटली थे। तो स्वाभाविक है, हमें एक माइनस पक्ष है, वो माइनस कार्यकर्ता में नहीं होना चाहिए। मैं एक अच्छा कार्यकर्ता हूं कि नहीं, मैं अपने जो मुझे समझ में आता है वो मैं व्यक्त कर देता हूं। और वही कारण रहा कि 10 में मैंने बयान दे दिया नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, और नीतीश जी के जब पक्ष में दूंगा तो विरोध में ही होगा, क्योंकि पार्टी की तरफ से किसी का बयान नहीं आ रहा था, न प्रदेश का न केंद्र का। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं किस तरह से उस समय बयान तो दे दिया, लेकिन मैं प्रहार भी सह रहा था। लेकिन एक चीज बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने रामविलास पासवान, जिनको कहा जाता था कि प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में भी वो सबसे बड़े मौसम विज्ञानी थे, भांप जाते थे कि कहाँ जो है क्या होने वाला है और कहाँ जाने पर फायदा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि समय रहते आपने भी ट्रैक चेंज कर दिया, आपको लग गया कि अब मोदी जी का दौर शुरू होने वाला है, इसलिए पहले ही लग लो? मेरा ट्रैक तो वही था, जिसको हटना था ट्रैक से वो हटे। मेरा ट्रैक था
संघ का स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, राष्ट्रीयता, और इसी ट्रैक पर मैं चलते रहा। और उसमें मुझे नरेंद्र मोदी ही दूर दूर तक दिखाई दिए, दूसरा कोई नहीं। हमने ट्रैक नहीं चेंज किया, उस ट्रैक पर नरेंद्र मोदी ही दिखाई दिए। मोदी जी तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन अभी आप जो 5 दिन तक यात्रा निकाल कर आए बिहार में, और वो भी उस इलाके से आपने बेगूसराय जो आपका लोकसभा क्षेत्र है आपने वहाँ से शुरू किया, अररिया तक गए, फिर किशनगंज में आपने ख़त्म की, और फिर वही जनसंख्या जिहाद, एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स, ये कहना कि भाई हिंदू जब तक मेजोरिटी में है तभी तक सद्भाव है, नहीं रहेगा तो ख़त्म हो जाएगा जहाँ भी मुस्लिम है। ये सब जो आप बयान देते हैं वो क्यों देते हैं? ये क्या मोदी जी इसको पसंद करते हैं, इस तरह के बयान को? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं एक अनुशासनहीन व्यक्ति हूं। मैं अनुशासित रहने वाला कार्यकर्ता हूं, लेकिन मन के अंदर की बात को रोक नहीं पाता। क्या ये सच नहीं है कि देश में जहां जहां हिंदुओं की जनसंख्या अधिक है, 99%, वहां सामाजिक समरसता है, और जहां जहां हिंदुओं की जनसंख्या नहीं है वहां वहां सामाजिक समरसता बिगड़ा हुआ है। ये सच है। अगर नहीं है तो मैं दोषी हूं। अगर ये सच है तो मैं उस सच्चाई को जमीन पर देखने का काम किया हूं। कांग्रेस पार्टी ने बंटवारे के समय अगर बाबा साहेब अंबेडकर की बात मान ली होती, खास करके नेहरू जी, मैं अपनी बात नहीं कोट कर रहा हूं, उनका भारत पाकिस्तान विभाजन के किताब में लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है, मैंने कहा कि टोटल पॉपुलेशन को ट्रांसफर करना चाहिए और वहां से हिंदू को ले आना चाहिए, यहां से मुसलमान को। यही बात मैं कहता। और अब वो बाद में उन्होंने ये भी लिखा है, अगर ये नहीं हुआ तो भारत में कभी भी सामाजिक समरसता नहीं रहेगा, जो दुष्परिणाम किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जैसे तमाम जिलों में देखने को मिलता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो है ये सच्चाई है और ये कोई पार्टी लाइन से बहुत अलग नहीं है, तो फिर क्यों आपकी पार्टी ने कह दिया कि भाई ये तो इनकी निजी यात्रा है? आप नीतीश कुमार और जेडीयू को तो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो काफी नाराजगी जताई। देखिए, मैंने पार्टी की यात्रा नहीं निकाली थी। मैं पैदा लिया हिंदू में, मरूंगा हिंदू बन करके, ऐसा अपना मत है कि मैं कभी इधर से उधर नहीं जाऊंगा। बीच के कार्यकाल में मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, संघ का स्वयंसेवक हूं, मंत्री हूं, संतरी हूं, ये तो बीच का फेज है। क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि एक सांस्कृतिक धरोहर है सनातन हिंदू, इसके बगैर भारत की पहचान ही नहीं है, और यही धरोहर भारत को एकता के सूत्र में बांध के रखा है, और वो कमजोर हो रहा है, ये मैंने जमीन पर देखा है। तो इस कमजोरी से बचाने के लिए आप लोगों को ये कहते हैं कि हिंदू अपनी संख्या बढ़ाएं? मेरे कहने से भी कोई नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम गांव में जब पूछता हूं, जिसे आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं, आप कितने भाई बहन? 8, 9, 10, 11, 12। आपके बच्चे कितना? 3, 4, 2। काहे तो पढ़ाएंगे बच्चे को? वहां कोई जहर बोने वाला नहीं है हिंदू समाज में।
लेकिन एक चीज बताइए, कहते हैं ना कि जिस चीज के बारे में आप उपदेश देते हैं पहले खुद फॉलो करना चाहिए। आपने अपने पर फॉलो किया? आपने अपने बच्चे बच्चे बढ़ाए? नहीं बढ़ाया। तो इसका अफसोस रहता है कि दो पे ही क्यों रह गया? एक ही में रह एक ही पर बताइए। हमें नहीं पता था कि जो बंटवारा हुआ है, ये बंटवारा एक दिन भारत के लिए नासूर बन जाएगा। आज भी लोग कहते हैं सच्चाई को कबूलना पड़ेगा, चाहे मुझे इसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े। ये सच्चाई नहीं है कि जोगिंदर मंडल एक बड़े नेता थे शेड्यूल कास्ट के, जिन्ना के साथ गए थे। ये सच्चाई नहीं है कि जोगिंदर मंडल वहां मंत्री भी बने और पाकिस्तान में कुछ ही साल के बाद जब शेड्यूल कास्ट पर कन्वर्जन होने लगा, उनका धर्म परिवर्तन उनके साथ, तो वो वहां से भाग करके इस्तीफा देके निर्वासित जिंदगी जिया। आज पाकिस्तान में हम बचे नहीं, हमारी मंदिरें टूट गई, मंडप से बेटियां उठ गई, हम कन्वर्ज कर गए हमारे। तो आज बांग्लादेश में बटा, बांग्लादेश की स्थिति देश ने देखा। आज बाबा साहेब अंबेडकर फिर याद आते हैं। दुर्भाग्य रहा, कांग्रेस ने देश के साथ गद्दारी की है। कांग्रेस ने 71 में विभाजन हुआ पाकिस्तान का, लेकिन कांग्रेस ने अगर शर्तों के साथ पूरी आजादी के बाद हम बैरिकेडिंग कर पाते, सीमाओं को रोक पाते, उस समय से हमने धर्मशाला बना दिया। बंगाल सरकार तो हमारी है केंद्र में, बंगाल को हम क्या करेंगे? जो खुद को समझती है ममता जी, वो एक देश है, रेड कारपेट बिछा के रखिए, आई कार्ड भी बना देती, आधार कार्ड भी बना देती, और फिर वो वहां से पूरे देश में भ्रमण करते। तो आपने बंगाल की बात की, ममता बनर्जी की बात की, लेकिन जो है अभी तो झारखंड में आप ही की पार्टी के हिमंता बिश्वा शर्मा जोर शोर से कह रहे हैं कि झारखंड भी जो है बांग्लादेशियों का अड्डा हो गया। झारखंड में जो ये जो करंट गवर्नमेंट है, उसके पहले तो आपकी पार्टी की सरकार थी, तब भी वहां कौन सा रुका? फिर थोड़ी सी समझने की जरूरत है। बंगाल शुरू से रहा, आज तो स्थिति है कि झारखंड के अंदर हिंदू का मतलब वहां है आदिवासी, झारखंड में। और झारखंड में आदिवासियों की संख्या गिर गई, आपको मालूम है। 44 से हम 28 पर आ गए। हमारी बेटी वो बांग्लादेशी के साथ में शादी कर लिया, हेमंत सोरेन खुले दरबार रखे और कोई रोकने वाला नहीं रहा। इसीलिए तो हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा है कि हिंदू बचेगा तभी तो झारखंड बचेगा। और जब आप वोट की नजर से देखते हैं, देश को नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है वोट के सौदागरों से। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप योगी आदित्यनाथ को कॉपी कर रहे हैं। योगी जिनकी भाषा है कि बटेंगे तो कटेंगे, वही उसी तरह की बात आप भी जाके बिहार में कर रहे हैं। क्या योगी मॉडल को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? रिप्लिकेट करने कह दें तो अच्छी बात है, न कहें तो भी अच्छी बात है। मैं तो यही वहां कह रहा था, किसी को मैंने भड़काया नहीं। भड़काए तो लालू यादव और तेजस्वी ने, जो 2 दिन पहले वहां हंगामा हुआ। हमने तो कहा संगठित रहो, आपको नहीं भरोसा होगा। जहां छोटी आबादी है वहां लोटा और जग के बदले बधना रखने पर मजबूर कर रहा। वहां मैं बोलूं तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा, हमारी बहनें डर से सिंदूर नहीं लगाती, जहां एकदम अल्पमत में। लेकिन इस तरह की जो बात है, अगर मान लीजिए अगर आप ऐसे ही भड़काते रहें तो माहौल तो अररिया की घटना हुई, आपने कहा कि लालू ने करवाया, लेकिन लालू तो ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में नीतीश राज और गिरिराज राज में कोई फर्क नहीं रह गया। ये हालात आपने पैदा कर दिए हैं। उनको तो मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों के वोट के लिए बेचारे कुछ भी कर सकते हैं। और
उनका नाम ही रख दिया जाए तो एक समय मुलायम सिंह यादव का नाम रखा गया था। अब लालू यादव ही उस ओहदे पे चले आए हैं। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि हिंदुओं को उस इलाके में अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज या भागलपुर जहां भी है, एक होके रहने की जरूरत है। न बांग्लादेशी कोई, न मैं किसी को डराता हूं और न किसी से डरना चाहता हूं, क्योंकि भारत में सनातनी हिंदू के बगैर भारत की पहचान ही नहीं है। जिस दिन ये कमेगा लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। लेकिन आपके जो इस तरह के बयान आते हैं और आपने जो यात्रा निकाली, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश बाबू फिर से जो है आप लोगों का साथ छोड़ के भाग जाएंगे, चूंकि वो उनकी पार्टी तो बड़ी अनकंफर्टेबल थी। अगर मुझसे किसी को भी तकलीफ होगी तो मैं पद से, कौन कहे, जरूरत पड़ा तो मैं किसी चीज से हट जाऊंगा। हम किसी को तकलीफ दिया ही नहीं। हम तो हिंदुओं को एकत्रित करने की बात की, और आज भी कह रहा हूं, संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू, और बटोगे तो कटोगे। योगी वाली ही तो भाषा है। हाँ, किसी सच्चाई को किसी की भाषा रहे, ये तो रखना ही पड़ेगा। आज लोग जातियों में बांट रहे हैं। लालू जी कभी नहीं कहे कि 74 जाति के मुसलमान हैं, कभी नहीं कहते। लेकिन हिंदुओं में खूब बंटवारा। राहुल गांधी तो लगता है कि देश के अंदर गृह युद्ध करवा करके देश को जलाना चाहते हैं, उनकी भाषा अगर सुन ले तो।